चलिए भाई, थोड़ा विलम्ब हो जा रहा है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो गवर्नेंस में क्या पढ़ना है बेटा? जैसे जो सिलेबस आपका है उसमें लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यही ना बेटा? तो गवर्नेंस से क्या अभिप्राय है, मतलब इसमें क्या पढ़े हम लोग? सिलेबस वगैरह नहीं देख रहे हो? सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा आयोग की, वहां जाके लोड कर लो। और वैसे तो खाली सिलेबस यूपी पीसीएस दे दो। मुझे लगता है 72 जगह सब सिलेबस दिए हुए हैं सारे पोर्टल पे। तो एक बार सिलेबस का पेज मोबाइल में या कहीं भी सेव कर लो। चूंकि ये हायर कंपटीशन है बेटा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना जरूरी है। एब्सर्ड चीजें नहीं पूछी जाती। तो गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो शासन है अ, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या चीजें। जैसे आजकल एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग कि निरंतर आपसे सचिवालय वगैरह के बारे में, बैठ जाओ बेटा, आ जाओ आगे। तो निरंतर सचिवालय वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नॉर्मल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कहीं सचिवालय वगैरह का जिक्र नहीं आता। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ सचिवालय है, सेक्रेटरीट है? तो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, शासन कैसे होता है, आजकल क्वेश्चन उससे भी पूछे जा रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि जीरो बेस बजट पूछा जा रहा है, परफॉर्मेंस बजट पूछा जा रहा है, ये कहाँ संविधान में है? तो ये सब चीजें बेटा शामिल होंगी साथ में। जैसे आपने सुना होगा एक हमारे यहाँ विभाग है, थोड़ा सा बात करते हैं बेटा फिर आते हैं अपने विषय पे। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार है ना बेटा? तो करप्शन को दूर करने के एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। बोल नहीं रहे? जो भ्रष्टाचार है बेटा, कहाँ है भ्रष्टाचार? बच्चे ने कहा हर जगह है सर। अब ये पूछे कहाँ नहीं है तो ये बताया जा सकता है। तो मुझे लगता है शायद एवरीवेयर है, लेकिन शासन के स्तर पर अगर आप देखें तो दो जगह भ्रष्टाचार साफ साफ दिखता है। एक हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। अब अभी टीका टिप्पणी नहीं करना है। अभी खाली देखना है जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ है। एक राजनीतिक कार्यपालिका में, बोले बेटा, और जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अस्थाई। भूल रहे हैं बेटा? अस्थाई कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब क्या? मंत्री लोग, मिनिस्टर्स। तो मंत्री होने के लिए कोई परीक्षा है? होती तो बड़ा अच्छा रहता, मैं तो जरूर देता। तो मंत्री होने के लिए कोई एग्जाम तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन के सबसे बड़े पद है मंत्री। उससे बड़े पद कौन है भाई? मुख्यमंत्री से बड़ा पद कौन है? गृह मंत्री से बड़ा पद कौन है? ये मंत्री लोग हैं, वो सबसे बड़े वाले पद पे होते हैं। लेकिन ये पद क्या है बेटा? अस्थाई है। अस्थाई मतलब, हाँ, आज रहा कल नहीं रहा, सरकार गिर जाए पड़ जाए। अभी महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है देख ही रहे हैं आप। यहाँ हमेशा 3-5 होता रहता है। लेकिन ये लोग सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, सारे निर्णय यही लेते हैं, सारे डिसीजन यही लोग लेते हैं, क्या करना है कैसे करना है। लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अकेले क्या क्या कर सकता है? एक आदमी है, डांट वांट सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। तो हाथ पर चाहिए ना, हैंड्स चाहिए ना काम करने के लिए। तो जो हाथ पर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अस्थाई कार्यपालिका। तो ऐसे मिला के पूरा शासन हो रहा होता है। तो अस्थाई कार्यपालिका में कौन है बेटा? वही जो नौकरी करते हैं लोग, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपनी योग्यता के दम पे जो सिलेक्शन लेते हैं, वो क्या है? अस्थाई है ना, अस्थाई नौकरी करते हैं लोग। तो एक लेवल है बेटा, आपको कई बार मैंने बताया था कि जैसे कार्यपालिका अगर आप देखें नीचे से ऊपर तक, बोले, तो यहां तक अस्थाई वाले होते हैं। और इसके ऊपर कौन है? राजनैतिक। यानी सबसे ऊपर टॉप पे कौन बैठे होते हैं? मंत्री लोग बैठे होते हैं।
और नीचे कौन होते हैं? आईएएस से लेके चपरासी तक। ये सब लोग क्या होते हैं बेटा? अस्थाई होते हैं, अपनी योग्यता के दम पे सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन आईएएस के ठीक ऊपर बैठा होता मंत्री, और वो तो आईएएस को भी डांटता है। अब बिल्कुल योगी जी आते हैं तो सारे सचिव वचिव की सांस वांस टंग जाती है, जितने सीनियर आईएएस वाईएएस हैं एकदम बोलती बंद हो जाती है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार दोनों जगह है। और मुझे लगता है जो हमारे मित्र ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, यहाँ भ्रष्टाचार कुछ ज्यादा ही है, और भ्रष्टाचार तो इधर भी है, दोनों जगह भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार का स्टेटस अलग अलग है। वो कहते हैं ना जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, यहाँ भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा भी, यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है वो करोड़ों से नीचे का नहीं होता। हाँ, हजारों करोड़ में मामला जा सकता है, यहाँ तो मान लो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख वाला मामला चलता है। लेकिन मिनिस्टर लेवल पे आप किसी को 50,000 घूस देने की स्थिति में हो, डांट के भगा देगा मंत्री, भागो यहाँ से। और कहेगा, मैंने एक मंत्री को कहते हुए सुना कि उसके ऊपर 5 लाख रुपए के घूस का एलिगेशन लगा था। उसने यही कहा कि थोड़ा सा बुद्धि विवेक से सोचिए कि कोई मंत्री 5 लाख घूस लेता है। तो मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सही बोल भी दिया कि मंत्री 5-5 लाख, 4 लाख, 2 लाख घूस थोड़ा ही लेते हैं। यहाँ 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ ऐसे, या 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ ऐसे चलता है मामला। एक बात मुझे बताइए यार, करप्शन तो दोनों जगह है। अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ बेटा, अभी तो हमारा टॉपिक कहीं रुका है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम आते हैं। तो आखिरकार इसको ठीक कैसे किया जाए? यहां भी करप्शन है, इसको कैसे ठीक किया जाए? भ्रष्टाचार को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। एक बात मुझे बताइए, आपके यहाँ एक विभाग है जिसका नाम है सीबीआई, नाम सुना है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कभी आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया था? कभी? आजकल अक्सर एक मैसेज आ रहा है मोबाइल पे सीबीआई की ओर से। नहीं, मेरे पे तो आ जाता है, आप में भी आएगा। अब वो नंबर अगर ट्रेस कर लेंगे तो आपके भी मोबाइल पे भेजेंगे। वो सीबीआई की ओर से मैसेज आता है और कहा जाता है कि यदि कोई अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आता है ना? हाँ, सब पे आता है। तो ठीक है, उस पर यह नहीं लिखा होता कि यदि कोई मंत्री घूस मांगता है तो संपर्क करें। उस पर लिखा होता है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगे तो संपर्क करें। अच्छा, मंत्री घूस मांगे तो कहां संपर्क करें? तो आप कहीं संपर्क नहीं कर सकते। एक मंत्री अगर घूस लेता है, आप कहां जाओगे शिकायत करने? पुलिस में जाके देखो, और पुलिस वाले आप ही को उल्टा ना बंद कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। सीबीआई आपकी शिकायत सुन नहीं सकती क्योंकि सीबीआई खुद गृह मंत्री की अधीनता में काम करती है। सीबीआई का बॉस कौन है? मोटा भाई है। मोटा भाई समझ रहे हैं? अमित शाह जी हैं। तो मोटा भाई फाइल निकलने देगा? तो मैं जो कह रहा हूं जरा उसको समझने की कोशिश करिए, उसको हंसी मजाक में न लें। तो इस देश ने बड़ी गंभीरता से विचार किया कि आखिरकार इसको कैसे दूर किया जाए। तो गवर्नेंस में ये भी पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, हम पढ़ाएंगे सही वक्त पे। अभी मैं थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ। इनको दूर करने के लिए कहा गया कि लोकपाल या लोकायुक्त एक ढांचा बनाने की बात थी जिसका नाम था लोकपाल और लोकायुक्त। सुना है कभी नाम लोकपाल का? ये बनाने की बात थी। अरे अन्ना हजारे जो बैठ के जान दे रहे थे वहां पे, तो किस चीज के लिए जान दे रहे थे? यही तो कह रहे थे कि लोकपाल कब बनाएंगे आप, लोकपाल की स्थापना करिए। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि आज तक सब ढुलमुल ही चल रहा है। नहीं, आप जरा मुझे एक बताइए, अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई जांच करनी है, कौन जांच करेगा? किसकी औकात है जांच करने की? कौन जांच करेगा भाई? सीबीआई जांच करेगी। तो सीबीआई अगर जांच करेगी तो पहले मोटा भाई कहेगा फाइल मेरे सामने लाओ। नरेंद्र भाई की जांच करोगे? तो बड़ी भाई परेशानी है। तो एक बात मुझे बताइए कि यहाँ तो सारा मामला ही गड़बड़ है। यहाँ जांच करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसको हम लोग बोलते हैं सीबीसी,
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या कमीशन, नाम सुना है? नहीं सुना है, हिंदी में सुना है। हिंदी में इसको कहते हैं सतर्कता विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट। अरे अक्सर अखबारों में आता है कि एक क्लर्क को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रंगे हाथों पकड़ लिया, लेखपाल को धर लिया, दिमागा को पकड़ लिया। देखते हैं अखबार में फोटो वोटो भी आती है। तो चलो ठीक है साहब, इनकी धरपकड़ की व्यवस्था तो बना दिया आपने, इनकी धरपकड़ कैसे होगी? और मुझे लगता है जो आपने कहा वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि करप्शन ब्रॉडर लेवल पे यही है, और यहाँ करप्शन तो बहुत बड़े स्तर पे है, बहुत बड़े स्तर पे। आपने सुना था कोयला घोटाला कितने का हुआ था? 1,86,000 करोड़ रुपया। बोलने में हलक सूख जाता है, सांस वांस लेनी पड़ती है। 1,00,000, सुनो जरा ध्यान से मैं कितना बोला है अमाउंट, 1,86,000 करोड़ रुपया। इतना नोट खाली दिखा दो किसी को, पागल होकर मर जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर भौतिक रूप से फिजिकली इतनी नोट आप दिखा दो किसी को तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा भाई। इतना इतना घोटाला होता है साहब। अब ये तो प्रकाश में जो आया है वो दिख रहा है, जो प्रकाश में नहीं आया उसकी कौन सी बात कर सकते हैं आप? 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम में हुआ। तो यहां तो बेटा करप्शन की खान है, और इनकी जांच पड़ताल करने का कोई सॉलिड सिस्टम इसमें देश में नहीं है। एक्चुअल में एक देश है स्वीडन, नाम सुना है? उसी के बगल में डेनमार्क है। अरे भूगोल वूगोल भी पढ़ना है भाई। स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। अभी डेनमार्क को चर्चा में आया था, न्यूज व्यूज कहीं देखा मैंने? डेनमार्क को चर्चा में आया था। तो न्यूज पे भी नजर रखना है बेटा, समाचार पे भी नजर रखना है। अब समाचार हम पढ़ के क्या करेंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो टेलीविजन देखिए, अखबार पढ़िए, ये सब आज के कंपटीशन के लिए जरूरी है बेटा। डेनमार्क में भी आपने देखा बकरीद के दिन एक व्यक्ति ने कुरान की प्रतियां जलाया। अच्छा, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, बड़ी चर्चा हो रही है, सारे इस्लामिक राष्ट्र एकदम खफा हैं। डेनमार्क में एक व्यक्ति ने बकरीद के दिन टीवी के सामने कुरान को जलाया, जो उचित नहीं था। किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना वलाना ठीक नहीं है, लेकिन उसने ये किया और पुलिस सुरक्षा में किया। बहुत ढेर सारे लोग उसका विरोध करने आए थे कि हम ऐसा करने नहीं देंगे, तो पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन, उठा लो बेटा उठा लो, पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दिया, पुलिस ने उसको संरक्षण दिया और कहा कि नहीं नहीं आप जलाइए। उसने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है। अब ये बड़ी भारी परेशानी है कि बेटा अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा तो लगानी ही होगी ना। अभिव्यक्ति के नाम पे आपका जो मन करेगा वो कर दोगे आप। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, इनका मन है जलाने का तो इनको जलाने देंगे, पुलिस की सिक्योरिटी में जलाएं और किसी को रोक नहीं पाएंगे। आप जलाएं, टीवी देखिएगा, वीडियो वीडियो होगा। तो वो देश बेटा थोड़ा सा डेमोक्रेटिक ढंग में बहुत अच्छे देश माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी की एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, एक सीमा तो होनी चाहिए। आप अपनी अभिव्यक्ति ऐसा ना करें कि दूसरे की भावनाएं आहत हों, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। तो छोटी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इंग्लिश में था, कहाँ था मुझे याद आ रहा है। एक आदमी सड़क पे छड़ी घुमाते हुए चल रहा था, स्टिक। छोटी क्लास में इंग्लिश में कहीं कोई लेक्चर था, तो स्टिक घुमाते हुए सड़क पे चल रहा था, तो किसी ने उससे पूछा कि भैया स्टिक, छड़ी मत घुमाइए, चोट लग सकती है। तो उसने कहा था छड़ी मेरी, सड़क सार्वजनिक, मैं घुमाते हुए चलूंगा, ये मेरा अधिकार है। तो वो भी रुक गया, कहा बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार वहीं से खत्म होगा जहां से मेरी नाक शुरू हो जाएगी, और छू गया अगर तो फिर तबाही हो जाएगी। बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका अधिकार है तो मेरा भी तो अधिकार है। आप अपने अधिकारों का ऐसा प्रयोग ना करें कि मेरे अधिकारों का हनन हो, मेरी बेइज्जती ना हो, मेरा इंसल्ट ना हो। आप बोलिए, मुझे गाली मत दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे हमारी अभिव्यक्ति है, हम गाली देंगे, अपने मुंह से गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली अगर दोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आप कुछ अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी एक जने तो झेल ही रहे हैं, सांसद ही चली गई, चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा है, और सिर्फ उन्हें मोदी सरनेम को डिफेम कर दिया। अरे भाई, जो राहुल गांधी के साथ मामला चल रहा है वो क्या मामला चल रहा है?
अभिव्यक्ति ही तो किया था उन्होंने यही तो कहा था कि मोदी सरनेम वाले सब चोर होते हैं। अब 2-3 मोदी का नाम लिया, नीरव मोदी और ललित मोदी और कई मोदी का नाम लिया, तो कहा अब सारे मोदी को जनरलाइज कर दिया और किसी मोदी ने इनका काम कर दिया। अरे भाई 1-2 मोदी है, मोदी सरनेम है ना, तो आपने सारे मोदी को गरिया दिया। अब एक मोदी चला गया कोर्ट में, उस कहा कि मेरी भावना तो बड़ी आहत हो गई, इन्होंने कह दिया कि सारे मोदी चोर हैं, मैं भी मोदी हूं, मैं नहीं हूं चोर, तो सर इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कोर्ट ने कहा इनकी संसदी पहले खत्म करो, और कहा 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे आप। इसका मतलब यह नहीं है बेटा कि अंडबंड आप किसी को बोल दें। तो कहने का मेरे सिर्फ इतना सा अभिप्राय है कि वो जो देश है बेटा ना, वो अग्रदूत हैं डेमोक्रेसी के, बहुत बेहतरीन लोकतंत्र है वहां। हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया भले नहीं है लेकिन है। तो इसी दिन हम बताएंगे कि आपका लोकतंत्र कैसा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि वहां एक देश है स्वीडन, नाम सुना होगा, उसी स्कैंडिनेवियन कंट्री का देश है स्वीडन। तो स्वीडन में एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है ऑम्बुड्समैन। क्या नाम है बेटा? हाँ, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ऑम्बुड्समैन। ये भी पूछा गया लोकपाल किसका प्रतिरूप है, आपके विशेष परीक्षा में पूछा गया। तो स्वीडन में ऑम्बुड्समैन इसी तरह के एक अधिकारी होता है जो पॉलिटिकल लोगों की जांच करता है। तो भारत में लोकपाल ऐसे ही अधिकारी बनाने की कोशिश हुई जो पॉलिटिकल करप्शन की जांच करे, लेकिन स्वीडन में जो ऑम्बुड्समैन बना वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, यानी वो किसी मंत्रालय किसी यंत्री मंत्री की अधीनता में काम नहीं करता। क्योंकि अगर किसी यंत्री मंत्री की अधीनता में आप काम करेंगे तो आपको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। वहां ऑम्बुड्समैन बनाया गया कि वो किसी के नियंत्रण में काम नहीं करता, और जिसका मन करेगा उसकी कॉलर पकड़ लेगा कि आप गड़बड़ कर रहे हो। तो भारत में इसी तरह का एक पद बनाने की कोशिश हुई ऑम्बुड्समैन टाइप का, और उसको नाम रखा गया लोकपाल, लेकिन मुझे लगता है वो हो नहीं पाया जो इरादा था। राज्यों में लोकायुक्त, केंद्र में लोकपाल बनेगा और राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम की जांच करने के लोकायुक्त बनेगा। बने कहीं नाम ही सुनाई नहीं देता, कभी कुछ किया हो इन्होंने। दो चीजें हो सकती हैं, या तो राज्य में राजनीतिक भ्रष्टाचार एकदम जीरो है, मौका ही नहीं मिल रहा है इसको, या इनको इन्हीं को जीरो बना दिया गया कि तुम ही जीरो रहो। कुछ तो हो रहा है भाई। तो ये सब बेटा पढ़ना है आपके सिलेबस में। सीबीआई भी आपको पढ़ना है, यानी सीबीआई भी आपके अध्ययन के क्षेत्र में है। सीबीसी आपको पढ़ना है, लोकपाल पढ़ना है, लोकायुक्त पढ़ना है, सूचना आयोग जो बना यानी आईटीआर वगैरह। कहते हैं ना कि आप किसी से सूचना मांग सकते हैं आधिकारिक रूप से, और जिससे भी सूचना मांगेंगे, अरे भाई पढ़ा है ना सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आपके पास ये अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ढेर सारे लोगों को पता नहीं है बेटा, भारत में बहुत ढेर सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आपका एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है, आप जिससे चाहें उसे सूचना मांग सकते हैं, सूचना देना पड़ेगा। आप इसका प्रयोग करना नहीं सीखे हो, प्रयोग करना सीख लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, एक आदमी बैंक का चक्कर लगा रहा था लोन लेने के लिए। तो आप देखते हो बैंक में बड़े ड्रामे होते हैं ना लोन देने के लिए। तो बार बार बैंक जा रहा था कि सर हमको लोन चाहिए, और बैंक मैनेजर पहाड़ा पढ़ा रहे थे उसको, अरे ऐसे नहीं, वो पेपर धमाका पेपर और ऐसा वैसा। तो तेज आदमी था, 2 बार तो गया, और बैंक वाले पहाड़ा पढ़ाते रहते, कुछ और उनका उद्देश्य होता है, वो परसेंटेज वगैरह हाँ तय करना चाहते हैं कि वही 2% 1% हमको चाहिए। बहरहाल नहीं, ऐसा बेटर नहीं है। हो सकता है कि सामान्य रूप से हो, लेकिन 100% नहीं। जैसे मैं बताऊं, मुझे लोन लेना था, हाउसिंग लोन लेना था 10 लाख रुपए, मैनेजर मेरे ऑफिस में आके लोन दिया संडे के दिन। संडे को तो सुना बैंक बंद रहता, लेकिन उसको पता था कि आप, मुझे कहा उन्होंने कि 1 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटे का सर आपका। मैंने कहा मैं संडे को खाली हूँ। कहा संडे को होगा। और बैंक में जब मैं गया तो बैंक ने अपनी ही चाय पिलाई होगी, मेरी चाय भी नहीं पिया बैंक। ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा है। आप सोच रहे होंगे कहें ऐसा हुआ आपके साथ, बता रहे हैं क्यों हुआ।
मेरा ही स्टूडेंट वहाँ मैनेजर था। तो जिसको मैंने यहीं पढ़ाते हैं, यूनियन बैंक है ना, तो वही था। तो उसने कहा अरे सर आप कहाँ आएंगे, हम खुद आ रहे हैं। तो अपने आया, अपने फील्ड अफसर को लेके आया, सारी फॉर्मेलिटी यहीं पूरी किया। लेकिन ये सबके साथ ये सब सुविधा नहीं मिल पाती। तो वो 3 बार 4 बार जब उन्होंने दौड़ाया तो वो समझ गया कि इनका इरादा तो कमीशन वाला कुछ लग रहा है, क्योंकि लेन देन की बात ये कर नहीं रहा था और सिर्फ इसको टाले जा रहे थे। और इसलिए टाले जा रहे थे जब लेन देन की बात करें तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो एक दिन वो पहुंच गया, कहा कि आपसे कुछ सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो बैंक मैनेजर तो घबराए कि कौन सी सूचना इनको चाहिए। और सूचना एक विहित प्रक्रिया से मांगी जाती है और सूचना देनी पड़ेगी, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सूचना आयोग जो बना है ना, वो कार्रवाई कर देगा। उसने कहा कि आप बताइए पिछले साल भर में कितने कितने लोगों को लोन दिया आपने, जिन जिन को लोन दिया उसमें क्या सारी फॉर्मेलिटी पूरी की गई या किसी फॉर्मेलिटी में कोई कमी रह गई, सारा डिटेल मुझे दीजिए। देना पड़ेगा। अब पूरे कर्मचारी 2 दिन जुटे, पूरा डेटा निकालें, किसको किसको लोन दिया, किन किन शर्तों पे दिया, किसी की शर्तों के साथ ढील दी गई, नहीं दी गई। अब इनकी सांस फूलने लगी, क्योंकि इनको पता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ढूंढ लेगा ये। तो उसने कहा कि कल ही तो आपका लोन हो जाना था, आप काहे परेशान हो। नेक्स्ट डे लोन कर दिया उसका। तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना बेटा आपके अधिकार क्या है। तो सामने वाले को डराएंगे आप। आपके पास सूचना का अधिकार है और सूचना देनी ही होगी, किसी को देनी होगी, डीएम को देनी होगी, एसपी को देनी होगी, कोई प्राधिकारी है आप उसे जाकर सूचना मांगिए कि मैंने जो एप्लीकेशन दिया था उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, डिटेल दीजिए। रिटर्न देना पड़ेगा, इनको लिख के देना पड़ेगा और न्यायालय में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। ये सब अधिकार है बेटा। तो आरटीआर भी आपको पढ़ना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है, ऐसी तमाम चीजें अब अलग से आपको पढ़ना है। इसलिए सब क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। पहले ये सब नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, है ना बेटा। अब ये सब भी जुड़ गया। पंचायती राज वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, वो तो खैर संविधान में है, पंचायती राज कोई संविधान के अलग नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हम सब पे चर्चा करेंगे बेटा, मुझे वक्त दीजिएगा, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ। तो अभी हम लोग मुख्य धारा में कहाँ पहुंचे हैं बेटा, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं बेटा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, हाँ या ना। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, काहे के लिए है बेटा, न्याय करने के लिए। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ न्याय करने के लिए नहीं है। अगर न्याय करने के लिए खाली सर्वोच्च न्यायालय होता तो सर्वोच्च न्यायालय में इतने ही जज न होते, सैकड़ों जज रखने पड़ते। इतना बड़ा देश है, 34 न्यायाधीश पूरे देश का न्याय कर लेंगे, संभव ही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ न्याय करने के लिए नहीं बना है। सर्वोच्च न्यायालय कई कार्य को करने के लिए बना है, जिसमें से एक काम न्याय करना भी है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ न्याय करने के लिए नहीं बनाया गया। मैंने बार बार कहा था कि इस देश में जो संविधान बना है, इस संविधान की रक्षा करने का दायित्व है कुछ लोगों के ऊपर। वैसे हम सबके ऊपर रक्षा का दायित्व है, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम संविधान का आदर करें। लेकिन कुछ लोगों को संवैधानिक रूप से अधिकार मिला हुआ है। एक राष्ट्रपति को अधिकार मिला है कि राष्ट्रपति को हर हाल में संविधान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि राष्ट्रपति जब अपने पद को ग्रहण करते हैं तो यही शपथ भी लेते हैं, कसम खाते हैं कि मैं संविधान की रक्षा, नहीं बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये चीज जरूर बोलते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। कोई मंत्री और कोई प्रधानमंत्री ये शपथ नहीं लेता कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। सुन लेना ध्यान से, उनके शपथ के प्रारूप में ये शब्द नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप में यह शब्द होता है कि मैं संविधान का रक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण, और इतने शब्द बोलते हैं कि पूछो मत, करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली जिम्मेदारी है कि वो संविधान की रक्षा करे। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा के लिए भी बना है। वो सुनिश्चित करता है इस देश में जो कुछ हो रहा है वो संविधान के अनुरूप हो रहा है, कोई संविधान के खिलाफ ना जाए। यह जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायालय की है। क्लियर है बेटा। हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन न होने पाए, संविधान ने जो हमको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, मूल अधिकार दिया हुआ है, यह भी जिम्मेदारी सर्वोच्च, सोच लो संविधान लिखने वालों ने
यह दायित्व तो किसी छोटे मोटे न्यायालय को नहीं सौंपा, यह दायित्व तो उसने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा। इस देश के सबसे बड़े न्यायालय को यह उत्तरदायित्व दिया कि आप देखते रहिएगा कि किसी भी नागरिक और किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पाए। और एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जिला न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय में तो छोड़ ही दो, सर्वोच्च न्यायालय कान उखाड़ लेगा किसी की, अगर किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया। और किसी ने क्या किया, सरकार ना करे। क्लियर है बेटा, ये भी अधिकार है, बोल नहीं रहे। हाँ, अपील का भी अधिकार है। भाई अगर वो न्यायालय है तो एक अधिकार उसके पास होना ही चाहिए कि वो भी चाहे तो किसी केस की सुनवाई कर ले। लेकिन एक समस्या है बेटा, अब सारे लोग चाहेंगे कि हम पहुंच जाएं सर्वोच्च न्यायालय में। भाई हर व्यक्ति चाहेगा, जब बाकी न्यायालयों से उसकी हार जीत हो तो चाहेगा ना कि सर्वोच्च न्यायालय में जाए। अब सब लोग अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाने लगे तो फिर सर्वोच्च न्यायालय न्याय कर पाएगा? एक एक जिले में जाके देखो तो 20-20, 25-25, 50-50 हजार मुकदमे लंबित हैं। प्रदेश की तो बात ही छोड़ दो, 28 प्रदेश, 8 संघ शासित क्षेत्र, सारे लोग रुख कर लें सुप्रीम कोर्ट का, तो जज उस तो मर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे फैसला। तो नहीं, अपील जरूर होती है, लेकिन वो अपील कैसे होती है आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो वही हम लोग हेडिंग बनाए थे बेटा, नोट्स बेटा देख के जरा पूरा कर लेना, है ना, किसी से मांग मांग के पूरा करना। वैसे पीडीएफ में अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, सारे नोट्स हैं, तो घबराना नहीं, वीडियो भी सारे अवेलेबल रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी क्या सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है या नहीं हो सकती, इसी पे चर्चा हो रही है। तो मैंने कहा था कि अपील से पहले ये देखना होगा कि मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में कोई भी केस जो बनता है वो 2 ही प्रकार का होता है, तीसरे प्रकार का केस नहीं होता। पहला क्या बेटा? नहीं, कोई पहला दूसरा नहीं है, कोई पहला बोल सकते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, एक ये बवाल हो सकता है। दूसरा मारपिटाई हो, लड़ाई झगड़ा हो, हत्या हो, मर्डर हो, लाइक दिस, इसी तरह के मामले बनते हैं। इसलिए पूरे मुकदमों को 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक हम लोग कहते हैं सिविल कोर्ट या सिविल केसेस, हिंदी में इसको कहते हैं दीवानी मुकदमे, और एक मुकदमे होते हैं फौजदारी। फौजदारी सुनिएगा, वकील लोग तो खूब बोलते हैं, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो दीवानी मुकदमा होता है और दूसरा क्या होता है, फौजदारी। फौजदारी को इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल केस। तो क्रिमिनल केस मतलब वही लड़ाई झगड़ा मार पिटाई ये सब जब आप करते हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि दोनों मुकदमे लगभग साथ होते हैं, हर दीवानी मामले में फौजदारी हो ही जाता है। अरे भाई संपत्ति का झगड़ा हुआ, मार पिटाई हो नहीं है, इसलिए कोर्ट में दोनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, दीवानी भी और फौजदारी। तो जाहिर सी बात इसकी अपील होगी, 2 तरह के मुकदमे। लेकिन एक तीसरा भी मामला है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, और वो मामला ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगर कोई ऐसा मामला गया जिसमें संविधान की व्याख्या करनी हो। मैंने क्या बताया था आपको, संविधान की एक किताब है जो लिखी गई, बोल नहीं रहे, कौन लिखा कैसे लिखा बहुत चर्चा हुई है आपसे, अब उस विषय पे दोबारा बात नहीं करेंगे, दोबारा अब अगले बैच में बात करेंगे। जो लोग देर से आए हैं उस बैच में रहेंगे, पढ़ेंगे। 12, तो संविधान एक किताब लिखी गई, शब्दों में लिखा गया है, ऑडियो तो नहीं रिकॉर्ड किया गया है, और ऑडियो भी अगर रिकॉर्ड किया गया होता तो शब्द ही रहते। तो संविधान शब्दों में लिखा है, शब्द बहुत शानदार ढंग से लिखे जाते हैं। हमारा संविधान बहुत क्लियर लिखा गया है, बहुत साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है, व्याख्या कर करके लिखा गया है, डिटेल करके लिखा गया ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। भारत से बड़ा संविधान इस दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। सुन रहे हैं आप? अमेरिका एक बड़ा ताकतवर देश है, उसका संविधान घड़ी देख के 15 मिनट में पढ़ सकते हैं। 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7। अरे साहब, हमारे यहाँ भाग 5 देखो ना, 52 से लेके 151 तक अकेले 100 अनुच्छेद है। अमेरिका के पूरे संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, घड़ी देख के पढ़ लोगे। तो हम लोग बड़े डिटेल में लिखे, लेकिन फिर भी शब्द तो शब्द ही है ना बेटा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है
जिसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो लिखने वाले तो लिख के मर खप गए। अब बवाल इधर आ गया कि भैया ये सब, जैसे मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो भ्रमित कर देते हैं, उनका अर्थ नहीं समझ में आता। जैसे मैंने कहा कि क्या क्या विषय पढ़ते हो बेटा, जरा लिख के दो। तो आपने लिख दिया कि हम इतिहास, भूगोल, संविधान व अन्य विषय पढ़ते हैं। अब बताओ हम क्या समझें? इतिहास, भूगोल, संविधान तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक शब्द आपने लिख दिया अन्य विषय, और लिख के आप निकल गए। अब हम लेके अन्य झेल रहे हैं। बार बार हम पढ़ रहे हैं इतिहास, भूगोल, संविधान तो समझ में आ रहा है, एक तो इसमें लिखा अन्य विषय। अब आप होते तो आपसे पूछते, अब आप तो लिख के दे के मुझे अब निकल लिए। अब समस्या ये है कि आप अगर यहाँ मौजूद रहोगे तो हम आपसे पूछेंगे, बेटा इस अन्य में गणित है? आपका मन होगा तो कहेंगे हाँ, मन होगा तो कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं सर गणित नहीं है इसमें। मैंने कहा अन्य में फिजिक्स है ना, इतिहास है ना, सामाजिक विज्ञान है हाँ। अब तो आपका मन जिसको मन करे ना बोलो, जिसको मन करे हाँ बोलो। अन्य पढ़ के क्या समझ में आएगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोल नहीं रहे। मैंने कहा मनोहर कहानियां है इसमें, हाँ। सत्य कथा, हाँ है। अच्छा, नॉवेल, हाँ सर है। तो समस्या यह है कि संविधान में भी कुछ ऐसे शब्द गलती से या जानबूझ के लिख दिए गए। संविधान लिखने वाले तो खत्म हो गए, अब उस शब्द को कौन बताएगा? ध्यान से सुनना। अब उस शब्द को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। ना राष्ट्रपति बताएंगे, ना प्रधानमंत्री बताएंगे, ना संसद बताएगी, कोई नहीं बता सकता। अब उस शब्द को जो सर्वोच्च न्यायालय बताएगा उसी को सर झुका के सबको मानना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो संविधान में ये भी तो बवाल है कि संविधान में कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ बहुत क्लियर नहीं हो पाता कभी कभी। तब ये मुकदमा दायर होता है कि भाई इस शब्द का एक जाने कहते हैं ये अर्थ है, एक जाने कहते हैं नहीं ये अर्थ है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं, फिर बवाल हो जाता है। फिर ये बवाल पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जाता है कि सर आप बताइए ना कि अन्य का क्या मतलब है। तो सर्वोच्च न्यायालय कह देगा कि अन्य का मतलब सत्य कथा, मनोहर कहानियां नहीं है। ठीक है, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। यह भी काम सर्वोच्च न्यायालय का। तो ऐसा कोई मुकदमा, ऐसा कोई वाद जो इस देश में चल रहा हो और जिसमें संविधान की व्याख्या करना हो, बोल नहीं रहे, जिसमें संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित हो, तो भारत का कोई भी न्यायालय उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। वह मुकदमा हर हाल में जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास और सर्वोच्च न्यायालय फिर उसकी व्याख्या करेगा। लेकिन एक शर्त है, ऐसे किसी मुकदमे में जिसमें संविधान के किसी शब्द की व्याख्या करनी हो, उसमें कम से कम 5 जज होंगे। कम से कम जजेस की संख्या कितनी होगी? 5 होंगे। और ये 5 जज फैसला करेंगे कि शब्द का क्या अर्थ होगा, और जो वो बता देंगे सर झुका के मानना होगा सबको। कोई फिर चूं चौपट नहीं करेगा। जो कह दिया कि इसका यही अर्थ है, वही अर्थ मानना होगा। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे मुकदमों को प्रमाणित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया इसमें संविधान की व्याख्या करनी है। अब जबरदस्ती नहीं कोई मुकदमा लेके चले जाए, कहें सर इसमें संविधान की व्याख्या करनी है। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा, कहा यहां तो कहीं नहीं दिख रहा, करनी सर लग रहा है। तो किसी मुकदमे में संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित है या नहीं है, यह बताएगा उच्च न्यायालय। जब वो बता देगा कि हाँ इसमें संविधान की व्याख्या करनी है, एक सर्टिफिकेट देगा आपको, फिर वो सर्टिफिकेट लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट देखेगा और कहेगा हाँ इसमें व्याख्या करना है, हम करेंगे व्याख्या। क्लियर है बेटा? तो शुरुआत करें। पहला है बेटा अपीलीय अधिकारिता, हेडिंग बना लो बेटा। हाँ, और उसके बाद पहला लिखो संवैधानिक वाद। वाद माने मुकदमा होता है। संवैधानिक वाद। क्लियर है बेटा? तो क्या संवैधानिक वाद है बेटा, उसको जरा सुने फिर लिखिएगा।
इसका कुछ अनुच्छेद होगा? अरे भाई, संविधान के किसी नंबर पे लिखा गया होगा। हाँ, अनुच्छेद 132 ब्रैकेट में लिखे बेटा, आर्टिकल। अगले टेस्ट में तुम्ही को धरेंगे, बहुत बतिया रहे हो, ठीक है। और अगर खराब हुआ ना तो और किसी से बात नहीं करेंगे, तुम्हारे दादाजी से बात करेंगे, ठीक है। बतियाओ मत ज्यादा। लिखे अनुच्छेद 132, तो हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 132 में ये बात लिखी गई जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें ये लिखा गया है, पहले सुनो बेटा फिर लिखना। किसी मुकदमे में यदि संविधान की व्याख्या करना आवश्यक हो तो इसकी अपील सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होगी। यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न जिला न्यायालय को है न उच्च न्यायालय को है। ये लोग संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन अब ये कौन समझेगा कि इसमें संविधान की व्याख्या करनी है कि नहीं करनी? तो ऐसा बताएगा उच्च न्यायालय। क्लियर बेटा? तो उच्च न्यायालय के पास भी एक संवैधानिक हथियार है, अस्त्र है। वो अनुच्छेद 134 ए के अनुसार यह प्रमाणित करता है कि इसमें संविधान की व्याख्या करना आवश्यक है, इसलिए इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाए, वही व्याख्या क्या करें। लेकिन यदि किसी वाद में केस में संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित हो, यदि किसी वाद में, किसी मुकदमे में संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित हो, शामिल हो, तो ऐसे वाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। ऐसे जो वाद का मतलब मुकदमा होता बेटा, ऐसे वाद की अपील कहां बेटा? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये आइडिया लग रहा है? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किस मुकदमे की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी, किसकी नहीं होगी। तो अभी एक पकड़ में आया कि ऐसे मुकदमे की अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है या होगी इसमें संविधान की व्याख्या करनी हो, और ये लिखा है अनुच्छेद 132 में जो आप पढ़ रहे हैं, है ना बेटा? अब समस्या ये है कि संविधान की व्याख्या करनी है या नहीं करनी। ये कौन सपना देख लिया? कौन बता दिया कि भाई व्याख्या करनी है नहीं करनी है? सर्वोच्च न्यायालय तब ना सुनवाई करेगा। व्याख्या करनी है तो सुनवाई होगी, व्याख्या नहीं करनी है तो नहीं होगी। ये बताएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय? नो, ये उच्च न्यायालय बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। मुकदमा जब उसके पास आएगा, वो मुकदमे को जैसे ही देखेगा उसको लगेगा अरे रे इसमें तो संविधान की व्याख्या करनी है, करंट जैसा दूर हो जाएगा, कहेगा मेरी औकात नहीं है व्याख्या करने की, लो 134 का जाओ साहब के पास, अब इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है। इसकी व्याख्या करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और हम 134 में आपको यह अनुमति दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपील करिए, वो आपको बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। क्लियर बेटा? लिखें, हाँ लिखें। संबंधित उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 सॉरी लिख लो, क लिख लो, ए लिख लो, कोई परेशानी नहीं। 134 ए लिखो आप, ज्यादा अच्छा। 134 ए में इस बात का प्रमाण देता है कि इस मुकदमे में संविधान की व्याख्या आवश्यक है। इस मुकदमे में या इस वाद में संविधान की व्याख्या आवश्यक है। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो बात करो, कोई संदेह? देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं बेटा अपनी तरफ से पूरी। अगर कोई डाउट महसूस हो रहा हो तो आप हमसे बात करिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है मुझे जो आपको डाउट होगा, लेकिन अगर है तो जरूर चर्चा करिए। क्लियर है? फिर से सुनो,
तरह तरह के मुकदमे होते हैं। कोई ऐसा मुकदमा आ गया छोटे न्यायालय में जिस मुकदमे में संविधान में किसी शब्द की व्याख्या करनी हो, तो पेज फंस गई। अब वह न्यायालय उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन जरूरी है व्याख्या करना, तो फिर उच्च न्यायालय एक सर्टिफिकेट जारी करेगा 134 क या ए में, और आपको इस बात की अनुमति देगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील करें। एक बात ध्यान रखना, अगर 134 ए के प्रमाण के बिना गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर से सुनो, अगर 134 ए के प्रमाण के बिना आप गए सुप्रीम कोर्ट में, धक्के मार के भगाए जाएंगे आप, है ना। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय कहेगा 134 ए का प्रमाण दिखाओ, वो कौन जारी करेगा? उच्च न्यायालय। अगर वह प्रमाण नहीं है तो आपके मुकदमे की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, वो नहीं करेंगे कार्रवाई। यानी हरी झंडी कौन दिखाएगा? उच्च न्यायालय। जब तक वो हरी झंडी दिखाएगा नहीं, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट बेवजह हरी झंडी नहीं दिखाएगा। जब तक उसको दिखेगा नहीं मामला, तब तक वो आपको प्रमाण नहीं देगा, कहेगा घर भागो, जाके तंग नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर है बेटा? तो कुल मिला जुला के एक बात समझ में आ रही है कि बिना 134 ए के आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। जैसे आप केस फाइल करोगे, वैसे 134 ए का प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करना होगा। अगर आपने संलग्न नहीं किया, हाड़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। भागिए यहां से, मुंह उठाए चले आए सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय तमाशा थोड़ा ही है। घर में चोरी हुई, सीधे सुप्रीम कोर्ट चलते, वही मुकदमा कर। अच्छा, झगड़ा किया, मारपिटाई किया, तो कह रहे अब कहाँ जिला न्यायालय में चले? सीधे सुप्रीम कोर्ट में चलते। अच्छा, नहीं जा सकते आप सुप्रीम कोर्ट में, आप सीधे नहीं जा सकते, ऐसे जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो एक नोट बनाइए बेटा, नीचे एक नोट लिखिए। हाँ, अब एक बात तो समझ में आ ही रही है बेटा कि जैसे अनुच्छेद जो लिखे गए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 121, 131, 132, 133, ये बात समझ में आ रही है। ये क ख ग घ अगर दिख रहा है तो एक बात तो समझ में आ रही है कि जोड़ा गया होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे हम आपको बोलेंगे बेटा 3 पॉइंट बनाओ, तो 3 पॉइंट बनाओगे, एक और दूसरा बनाओगे एक का, 2 लिखोगे ना, फिर 3 लिखोगे, और हम आपसे कहेंगे बेटा एक के बाद एक चीज छूट गई है, थोड़ा जोड़ो उसमें, तो 1.5 लिखोगे। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? जैसे मान लो हम कोई चीज आपको बोले कि बेटा पॉइंट बना के लिखो, तो मैंने लिखा दिया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और मुझे लगता है कि पॉइंट 1 में कोई चीज मैंने जो लिखाया है उसमें एक चीज छूट गई, एक उसका हिस्सा छूट गया, तो मैं आपसे कहूंगा एक काम करो बेटा, जगह है नीचे, आप कहेंगे हाँ थोड़ी सी जगह, मैंने कहा लिख लो एक, काम चल गया ना, संख्या बढ़ी नहीं। एक तो अगर ए बी सी डी कुछ दिख रहा हो, क ख ग घ दिख रहा हो, इसकी पूरी संभावना है कि इसको बाद में जोड़ा गया होगा, क्योंकि संविधान में जोड़ने की जगह है। हमारे संविधान के एक अनुच्छेद है 368, 368, जो इस बात की अनुमति देता है कि उसमें कुछ जोड़ना उड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ा गया है बेटा। अब जोड़ा गया है तो कभी जोड़ा गया होगा, कोई संविधान संशोधन किया गया होगा, ये महत्वपूर्ण है, वही थोड़ा लिख लो बेटा। 44वां संविधान संशोधन, कौन सा बेटा? 44वां संविधान संशोधन, तो इसका कोई वर्ष होगा? ये बेटा 1978, वेरी गुड। 24वां संविधान संशोधन 1978, 78 के द्वारा अनुच्छेद 134 का स्थापित किया गया। अनुच्छेद 134 क्या बेटा? ए या क स्थापित किया गया। स्थापित मतलब जोड़ा गया। तो एक बात समझ में आ रही कि संविधान लिखने वालों ने 134 का नहीं लिखा था,
मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, उसमें 134 का नहीं था। 134 का हमारे संविधान में कब आया? 1978 में आया, जब 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या लिखा गया बेटा, वो थोड़ा सुनिए फिर लिखिएगा। इसमें ये लिखा गया 134 ए में कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दे सकता है। क्लियर है? ये अनुमति दो आधार पर हो सकता है। पहला, स्वेच्छा से, यानी उच्च न्यायालय को लगे कि इस मामले की अपील की अनुमति देना जरूरी है, तो 134 ए में उच्च न्यायालय खुद से प्रमाण दे देगा कि जाओ भैया वहां भी चले जाओ, वहां जाके भी आप प्रसन्न हो जाओ कि नहीं नहीं निर्णय सही हुआ है, कहीं आपको ये मलाल ना हो कि मेरे साथ बेईमानी हो गई। उच्च न्यायालय का निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, उच्च न्यायालय को अगर लगेगा कि भाई ये मामला ठीक है, इसको दे दीजिए अनुमति, उच्च न्यायालय 134 ए का सर्टिफिकेट आपको दे देगा कि जाइए जाके अपील कर लीजिए। दूसरा, कि पक्षकार खुद ही अपील करे, खुद ही आग्रह करें उच्च न्यायालय से कि सर हमको अपील की अनुमति दीजिए। बोल नहीं रहे? उच्च न्यायालय जो अपील की अनुमति देगा सर्वोच्च न्यायालय में, इसके दो आधार होते हैं। पहला आधार यह है वो खुद ही अनुमति दे दे कि ठीक है जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें खुद ही अनुमति दे देना जरूरी है, जैसे किसी को मौत की सजा मिल गई, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, तो साहब अब ये तो ठीक नहीं लग रहा ना, बहुत बड़ी सजा है, अब इसको काहे मारे व्यक्ति को, वो कहते हैं एक बार चले जाओ सर्वोच्च न्यायालय में भी देख लो वो क्या कह रहे हैं, तो जरूर अनुमति दे देता उच्च न्यायालय खुद से कि जाओ भैया जाके वहां भी देख लो। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भेज देगा, सर्वोच्च न्यायालय भी अगर आपको मृत्युदंड बहाल रखता है कि नहीं नहीं मृत्युदंड आपको मिलेगी, तो भी सर्वोच्च न्यायालय एक मौका और देता है कि राष्ट्रपति से पूछ लो, अगर वो क्षमा करना चाहे तो कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मृत्युदंड कोई हल्का फुल्का दंड तो है नहीं बेटा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अनुमति तो खुद ही दे देगा उच्च न्यायालय कि जाओ सर्वोच्च न्यायालय के पास। बोल नहीं रहा बेटा? तो खुद से अनुमति दे सकता है या आग्रह निवेदन करने पे अनुमति दे सकता है। लिख लें, उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दो आधारों पर दे सकता है। दो आधारों पर दे सकता है। पहला, स्वयं, दूसरा आग्रह करने पर। ठीक है बेटा? खुद से अनुमति की शर्त लिखी हुई है 132 में, अगर संविधान की व्याख्या का अर्थ आ गया तो स्वयं इनको अनुमति देनी पड़ेगी, इसमें आग्रह की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आगे लिख लो, इसी में नोट नंबर 2, संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम, संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ या बेंच बनाई जाएगी। कम से कम कितने बेटा? 5। अधिक से अधिक की नहीं सीमा है बेटा, लेकिन कम से कम की सीमा है। अरे आप देखते हो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में कितने जज बैठे थे? 9। ये संविधान की व्याख्या करना था, तो जजेस की संख्या हमेशा 5 से क्या होगी बेटा? अधिक होगी। सुनो बेटा, लिखो मत खाली। जैसे जो कोर्ट में सुनवाई होती है तो कभी कभी एक जज सुनवाई करता है, एक ही जज बैठे होते हैं, वकील लोग जाकर उससे बहस करते हैं, इसको सिंगल बेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सिंगल बेंच, एकल पीठ, माने एक न्यायाधीश बैठता है, कभी कभी 2 न्यायाधीश बैठते हैं। जैसे उसी मुकदमे में अगर आपकी हार हो गई और आप फिर उसी कोर्ट में अपील दोबारा करोगे, सर इसमें एक बार फिर से देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया,
तो जाहिर सी बात अब एक जज नहीं बैठेगा, अब 2 जज बैठेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल बेंच। इसको बोला जाता है डबल बेंच। डबल बेंच जब कहीं सुनो तो समझ जाना कि इसमें 2 न्यायाधीश बैठे होंगे। लेकिन संविधान की जब व्याख्या करनी होती है तो सिंगल और डबल बेंच के मान का नहीं है। फिर इसमें संवैधानिक पीठ बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। उसको नाम दिया जाता है क्या बेटा? संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। और इसमें हर हाल में न्यायाधीशों की संख्या 5 या उससे अधिक होगी। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा संख्या ऑड रखी जाती है, विषम रखी जाती है। क्यों? बवाल हो जाएगा बवाल हो ही जाएगा। मान लो 4 न्यायाधीश आपने रख लिया, तो चारों न्यायाधीश एक सुर में फैसला थोड़ी करते हैं। ये आपस में खुसर फुसर करके फैसला नहीं करते। जैसे 5 न्यायाधीश बैठ गए ना, तो 5 न्यायाधीश एक लाइन में बैठ जाएंगे, वकील दोनों पक्ष की आके बहस करेंगे, पांचों न्यायाधीश सुनेंगे, जिसको जो ठीक लगेगा वो फैसला करेगा। आपस में राय मशवरा नहीं लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं, सब लोग अलग। इसीलिए कभी कभी 2 जने अलग, 3 जने अलग। अब मान लो 4 जने होते तो 2 जने एक फैसला कर दें, 2 जने अलग फैसला कर दें, तो क्या फैसला माना जाए? तो बराबरी का मामला हो गया ना। इसलिए 5 जज रखे जाते हैं, या 7 रखे जाएंगे, या 9 रखे जाएंगे, या 11 रखे जाएंगे, या 13 रखे जाएंगे, या 15 रखे जाएंगे। कभी कभी मामला बहुत नजदीकी होता है। जैसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मुकदमा था आरक्षण को लेके, इसमें 9 जज थे, 6 और 3 से विभाजन हुआ। 6 जज ने अलग फैसला किया, 3 जज ने अलग फैसला किया। अब ज्यादा ने जो फैसला किया है वही मान लिया जाएगा। तो संवैधानिक पीठ जब भी बनेगी वो 5 से अधिक बनेगी, लेकिन संख्या हर हाल में विषम रखी जाएगी, ताकि अगर विभाजन भी हो तो जाहिर सी बात है एक जज आधा आधा तो होंगे नहीं, है ना। वो किसी तरफ अगर गए तो फैसला मान लिया जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो, ये लिख लिया बेटा। संवैधानिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होती है? 5। कल को यही पूछेगा तो आसान प्रश्न है। अरे आसान प्रश्न है, पढ़ लिया तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो गया, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो आफत है। वो पूछेगा संवैधानिक पीठ के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। अरे सुन लो, एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं आपके लिए। वो अगर ये प्रश्न पूछे बीसीएस में कि संवैधानिक पीठ में निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला, ये संविधान की व्याख्या के लिए गठित होती है, ये किसी मामले में गठित होती है, बिना सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के पीठ का गठन नहीं हो सकता, यानी अपील नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना भी अपील हो सकती है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 हो सकती है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 5 हो सकती है। कौन कौन सही है बताइए? और आजकल विकल्प आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, ऐसे ऐसे आफत हो रही है आपके साथ। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और फिर हम टेस्ट वेस्ट लेंगे तो खुद ही और बढ़िया सतर्क हो जाएंगे चले आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया बेटा? इसमें कोई डाउट, कोई शक? संवैधानिक यानी कोई मुकदमा भारत में हो जिसमें संविधान की व्याख्या करनी हो, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी, क्योंकि व्याख्या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, बाकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? अगला, दीवानीवाद। दीवानीवाद मतलब है, हाँ, खेती बाड़ी नहीं, प्रॉपर्टी कह सकते हो। खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति, ये सब जो झगड़े झंझट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे आपके और आपके पट्टीदार के बीच में जमीन का मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा क्या कहलाएगा? दीवानी। दीवानी न्यायालय में चलेगा। और एक तो फौजदारी न्यायालय है। अरे जाके एक दिन नहीं, वो जजी का मैदान है ना, वहीं जाके जरा सा एक वकील साहब को रोक के पूछिए कि जज साहब, अरे वकील साहब, ये फौजदारी कोर्ट किधर है? तो बताएंगे इधर जाओ चर्च की तरफ, दीवानी इधर चले जाओ, बटा हुआ है। दीवानी मामले की सुनवाई इधर होती है, फौजदारी मामले की सुनवाई इधर होती है। क्लियर है बेटा? तो ये ध्यान से रखिए कि मुकदमे 2 प्रकार। दीवानी मतलब क्या बेटा? मोटा मोटा दिमाग में रखो, लड़ाई झगड़े के अलावा जो मुकदमे हो, जैसे मानहानि का मुकदमा,
तो मानहानि किस में चला जाएगा, दीवानी में कि फौजदारी में? मारपिटाई नहीं हुई है, शब्दों से मारपिटाई हुई है, शब्दों से पिटाई हुई है, फिजिकली पिटाई नहीं हुई है। क्लियर है बेटा? तो संपत्ति का कोई मामला अगर होगा तो मुकदमा कहलाएगा सिविल केस, दीवानी केस। अब ध्यान से सुनो, पहले तो अनुच्छेद लिखो 133, आर्टिकल 133। तैयार हैं सुनने के लिए? सुनिए, किसी दीवानी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी, खेल खत्म। यानी दीवानी मुकदमे की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। पट्टीदार आपको धमकाते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ाएंगे, कह दीजिएगा नहीं लड़ा पाएंगे, ठीक है, खाली हाई कोर्ट तक लड़ाना। हाँ, यही होता रहता है कि जिला न्यायालय में मुकदमा चलता है, फिर यहाँ कोई हारता जीतता है तो उच्च न्यायालय में चला जाता है, फिर वहां अगर आपको धमकाएं कि ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट तक तो कह देना नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि दीवानी मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। तमाशा मचा के रख देंगे लोग, खेत बाड़ी का सारा मुकदमा गंज जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो दीवानी मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, किंतु अब लगा फिर कोई बवाल हुआ, बवाल है किंतु परंतु शब्द ही बवाल वाले हैं। कहा गया कि ऐसे दीवानी मामले में जिसमें लोकहित का मामला हो, फिर से सुनो, ऐसे पहले एक नियम बनाया गया था कि 20,000 से अधिक प्रॉपर्टी का मामला हो तो अपील हो सकती है, उसको खत्म कर दिया गया। आज की डेट में वह नहीं है। किसी जमाने में 20,000 रुपए का बहुत मतलब रहा होगा, 1950 में 20,000 रुपए का मतलब रहा होगा। आज की डेट में 20,000 का क्या मतलब है? जमीन ही शहर में 30 लाख रुपए बिस्सा मिल रही है, तो 20,000 का क्या मतलब है भाई? वो सब हटा दिया गया। प्रॉपर्टी की सीमा बतियाते बहुत हो, चले, प्रॉपर्टी की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई। अब ध्यान से सुनो, कहा गया कि उस दीवानी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में जरूर होगी जिसमें पूरी जनता के हित का मामला हो, सबके लोगों के हित का मामला हो। 2 आदमी के हित का मामला होगा तो अपील नहीं होगी। कोई ऐसा मुकदमा जिससे सबके लोक हित का, जनता के हित का मामला उसमें शामिल हो तो अपील होगी। अब थोड़ा रुको बेटा, समझने की कोशिश करो। आप लोग तो पता नहीं आपके जहन में है कि नहीं, हम तो बड़े दिन से नजर रखे हुए हैं। आपको पता था काफी लंबा मुकदमा चला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का। अरे जहां राम जन्मभूमि बन रही है वो मुकदमा चला ना। क्यों मुकदमा चला? हाँ बोलो, काहे मुकदमा चला? मस्जिद बनेगी नहीं, वहां पे एक पहले तथा कथित एक मस्जिद हुआ करती थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। वो देखा होगा वीडियो वीडियो आपने। तो वहां एक मस्जिद हुआ करती थी जहां मुसलमान लोग नमाज पढ़ते थे। उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। और मैंने जो सुना है, किदवंतियां कहानी जो सुना है, वो ये सुना है कि बाबर ने वो उसको गिरा उड़ा के, वहां पे कोई मंदिर हुआ करता था, उसको गिरा के वहां पे मस्जिद बनाया। हाँ, ऐसा इन लोगों ने बहुत किया। कभी बनारस गए हो? बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया? बहुत गुनाह किया, करना चाहिए था जाके भोलेनाथ का दर्शन। अभी सावन उनका महीना चल रहा है, जाके कर लेना, है ना? नहीं, भी महीने भर का समय है, घबराना नहीं। तो कभी वहां जाके देखो, तो विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही एक मस्जिद बनी हुई है। बनी है बेटा, जाके देखना। अभी मोदी जी ने क्या किया, कलाकार तो है ही है, ये कलाकारी तो आखिरी है। तो एक मस्जिद वहां पे है। तो जैसे ये कैंपस है ना विश्वनाथ मंदिर का, तो इन्होंने क्या किया, अभी देखा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना है, बड़ी चर्चा हुई है बेटा, मोदी जी उसको बनवाए और उद्घाटन किए। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे कैंपस को घेर लिया, नाम दिया विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, और इसी के बीच में है ये एक मस्जिद। पहले घेरा नहीं था, तो पहले नहीं समझ में आता था कि कहां तक मंदिर है और कहां तक मस्जिद है।
और इन्होंने इसको पूरा घेर लिया और यहाँ पे तार की फेंसिंग लगी हुई है और सारे के सारे जो भोलेनाथ के भक्त लोग हैं, है ना, वो यही गेट से घुसते हैं। अरे वहां मजमा लगा होता है बेटा, थोड़ी बहुत भीड़ होती है और ये पूरा कैंपस भरा होता है भक्तों से। और यही है मंदिर। अब आओ नाच पढ़ो। अब यहाँ रातों दिन मंत्र बोले जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, जयकारे लग रहे हैं। अब यहीं आओ। वो घेर घार के तैयारी तो हो रही, लेकिन लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, लोग बताते हैं कि वास्तविक मंदिर यही था। जो विश्वनाथ का मंदिर था वो यही था, इसको ढा ढो के मस्जिद बनवा दिया। और जो शिवलिंग है उसको लेके देख ही रहो, आजकल बवाल चल ही रहा है, जिसको फव्वारा बता रहे हैं लोग। कौन दुनिया में रहते हो भाई? न्यूज उस देखते हो तो मस्जिद के अंदर उन्होंने कहा कि एक फव्वारा बना हुआ था जिसमें वो हाथ पैर धुलते हैं, वजू करते हैं, उसी में मिल गया शंकर भगवान का शिवलिंग जो ओरिजिनल वाला था। बवाल मच रहा है, यही है सही वाला, ओरिजिनल वाला। फिर वो मराठाओं की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इसको बनवाया। फिर हाँ, जब सब नष्ट करा दिया बाबर ने, तो आके फिर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने पूरे मंदिर को फिर से बनवाया। और फिर वो महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा। तो महाराजा रणजीत सिंह तो सिखों के राजा थे ना बेटा, तो उन्होंने लगभग कई टन उन्होंने सोना दिया, गोल्ड। पूरा विश्वनाथ मंदिर का ऊपर का पूरा गुंबद सोने से ढका हुआ महाराजा रणजीत सिंह ने दिया था। अभी जाके सब देखा करो है। हाँ हाँ हाँ, पूरा सोना लगा हुआ है और मुझे लगता है टनों में सोना है। मन तो बहुत होता है लेकिन अब देख के ही निकल रहा है। तो चारों तरफ दीवारों पे यहाँ वहाँ सोने के पूरा सब मड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक गुंबद बना हुआ है मंदिर का, वो सब सोने का बना हुआ, सोने का बना नहीं है, उसके ऊपर सोने के पत्थर चढ़ाए गए हैं। वो अच्छा लगता है देखने में, गोल्ड का ही लगता है। ये सब था। तो कहने का मेरी ये मतलब है कि विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं हो रही, बवाल तो वो भी शुरू हो गया। ऐसा ही बवाल यहाँ मचा हुआ था अयोध्या में। और हिंदुओं की धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था वह। रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, बाकी किसी का होता तो कंप्रोमाइज करते। तो ये बेटा स्वतंत्रता के पहले का बवाल चल रहा है, यानी हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तब से ही बवाल चला। तो अंग्रेज तो 3-5 करके निपटाते थे, इसी में इधर उधर करके मैनेज करते थे, झगड़ा ना होने पाए। जब स्वतंत्र हो गए तो बवाल फिर चला। उसी में एक बार इतना बवाल चला कि कुछ लोग जाके ढा ढो दिए, मस्जिद ही गिरा दिए, या मंदिर गिरा दिए कि मस्जिद गिरा दिए, अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन मुसलमान ये कहते थे बाबरी मस्जिद ढह गई। तो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था बेटा, जिस टुकड़े को लेके बवाल चल रहा था। मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि ये हिस्सा मेरा है, और हिंदू पक्ष ये कहता था कि ये हिस्सा मेरा है। बहुत बड़ा एरिया नहीं था बेटा, बीघे 1.5 बीघे से ज्यादा का एरिया नहीं था। क्लियर है? इसी में दोनों पक्ष जुड़ गए। अब बताइए कि ये मुकदमा दीवानी है कि फौजदारी है? दीवानी है, जमीन का मामला है। तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने फैसला दिया। आप लोगों को नहीं पता है, हम लोगों का विद्यार्थी जीवन था, हाईकोर्ट का विद्यार्थी जीवन नहीं, फिर इंस्टीट्यूट तो 2003 से इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट खुल गया था, तो ये फैसला आया। बड़ा विचित्र फैसला था भाई। फैसला ये था कि इसमें कुछ हिस्सा उन्होंने बाबरी मस्जिद कमेटी को दे दिया, कुछ राम जन्मभूमि को दे दिया, कई उसमें पक्षकार थे, बंदर बांट हो गई जमीन की। तो हाईकोर्ट ने फैसला करके सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया। अब ये और बुरा फैसला हो गया, तो फिर इसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। आप कहेंगे ये तो मामला दीवानी है सर, फिर इसकी कैसे अपील हो गई? ये लोकहित का मामला है, नहीं है 1.5 बीघे जमीन का मामला है। ये सबकी भावनाओं का मामला है, पूरे भारत के हिंदुओं की भावना का मामला है, मुसलमानों की भी भावना का मामला है, 1.5 बीघे का नहीं मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील हुई। अभी मैंने लिखा है किंतु लिखा के छोड़ा था,
है ना। यानी किसी दीवानी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी, किंतु ऐसे दीवानी मामले की अपील अवश्य होगी जिसमें लोकहित का मामला नहीं हो। और लोकहित का मामला है या नहीं है, यह भी उच्च न्यायालय बताएगा। अब ऐसा थोड़ी कि आपका पट्टीदारी में 5 बीघे जमीन का बवाल चल रहा है, हाईकोर्ट से हार गए, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, सर इसमें लोकहित का मामला है। कहां से लोकहित का मामला है भैया? दो लोगों के बीच का झगड़ा है, इसमें लोकहित कहां है? तो कौन प्रमाणित करेगा? हाई कोर्ट प्रमाणित करेगा। फिर 134A में वो प्रमाण देगा इस मुकदमे में लोकहित का मामला है, महोदय आप इसको निर्धारित करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया और कहा कि सब हटो वहां से, वहां बनेगा मंदिर। मस्जिद वालों ने कहा कि अब हमारी मस्जिद कहां बनेगी? कहा कि यहां से 20-25 किलोमीटर दूर हम जगह दे रहे हैं, जाके बढ़िया मस्जिद बनवा लो। तो उन्होंने कहा नहीं बनवाएंगे, जब यहाँ मत बनवाओ। लेकिन इनको जमीन आवंटित किया, उन्होंने कहा कि आप अगर बनवाने की बड़ी हार्दिक इच्छा है तो आप बनवा लें। ये लोगों की भावना का केंद्र। ये कौन सी जिद है कि यही हम मस्जिद बनाएंगे? मस्जिद कहीं हो सकती है, राम जन्मभूमि कहीं थोड़ी हो सकता है, वो तो वहीं होगा जहां इसे होना चाहिए। उसने कहा कि राम जन्मभूमि, यहाँ थोड़ा सद्भावना का विचार रखिए। ठीक है, आपके भाई हैं हिंदू, इनको दे दीजिए, इनके धार्मिक आस्था का केंद्र है, यहाँ पे बनने दीजिए। मस्जिद ही बनवानी है, नमाज ही पढ़ना है, तो कहीं और बनवा लीजिए। और इसके साक्ष्य तो एकदम स्पष्ट है इतिहास में कि बाबर ने मंदिर को गिराया था और उसी ने बदमाशी यहां भी किया, विश्वनाथ मंदिर में। मस्जिद की दीवारें जो है ना बेटा, उस पे देवी देवताओं के फोटो बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। कौन से मस्जिद की दीवारों पे देवी देवताओं के फोटो बने होते हैं? और अगर ऐसी कोई जगह है तो वहां नमाज पढ़ना ही गुनाह है, ऐसी जगह पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन जिद यही नमाज पढ़ेंगे, तो हो रहा है, सब जिद पूरी हो रही है। सरकार ठीक ही ठाक आई है सब चल रहा है बढ़िया, सारा मामला निपटा लेंगे। यूसीसी आ ही रहा है, कॉमन सिविल कोड आ ही रहा है, सारा इलाज इकट्ठे हो गया। 3 तलाक का मामला देख ही लिए हो, 3 तलाक में भी कोर्ट ने फैसला कर ही दिया कि ना, एक सांस में तलाक तलाक तलाक, नौटंकी बना के रखे हो। अरे भाई, एक महिला भी मनुष्य है, और एक महिला की जिंदगी ऐसे खत्म कर दोगे आप? गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, परेशान हो गए, दाल में नमक ज्यादा हो गया, तलाक तलाक तलाक। अरे नौटंकी हो गई है क्या? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, नो। अब बोले अगर एक सांस में ना, तो जेल भेज देंगे। 94% मामला कम हो गया जब से कानून आया तब से। अब बोल ही नहीं रहा कोई, और दोनों जन इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी। कौन बोला? कोई नहीं बोला, कोई बोल ही नहीं रहा। इसमें एक मजेदार बात आपको बताऊं, 3 तलाक का जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी मजा लेता है ना वो। अरे भाई, मनुष्य वो भी हैं, आनंद वो भी लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के वकील ने कहा कि सर ये तो ठीक बात नहीं है कि आप शादी कर लो और फिर फोन पे मैसेज पे मुंह से तलाक 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 बोल दो, और फिर जिंदगी खत्म है एक आदमी की, जाए अपने घर। हाँ, तुरंत घर जाना होगा, खत्म कहानी, घर जाइए, घर में नहीं घुसने देंगे। अरे ऐसे 1-2 उदाहरण आपने देखा? अरे हम तो एक उदाहरण देखे, रोंगटे खड़े हो गए भैया। हम लोग भी वैवाहिक लोग हैं, हिम्मत है नाम ले ले एक आध बार, खुद ही घर से भगा दिए जाएंगे है ना। समस्या ये है। अब एक बात मुझे बताओ, एक मैंने वीडियो देखा, किसी ने शूट कर लिया था, किसी पड़ोसी वड़ोसी ने शूट किया होगा। एक महिला गोद में बच्चा लेके अपने घर का गेट खोल रही थी, तो गेट की आवाज कुछ सुनाई दी, तो तब तक एक पुरुष अंदर से निकला। वो महिला कोई और नहीं थी, उसकी वाइफ थी, पत्नी थी। और गेट के उस पार, माने अंदर की ओर पुरुष खड़ा था, गेट के बाहर महिला खड़ी थी अपने बच्चे को गोद में ले हुए, और गेट के अंदर से उसने वहीं बोला तलाक तलाक तलाक। ऐसे होता है, ऐसे जिंदगी चलती है, ऐसे चल रही है। मनमर्जी है, भयानक सपना देखे, तलाक तलाक तलाक, बगल में पत्नी, हो गया तलाक। ये है तलाक का मामला।
तो ये हुआ कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। उसी मुकदमे में सरकार के वकील ने कहा कि मी लॉर्ड योर ऑनर, एक समस्या और है। कहा क्या? कहा ये लोग 4 विवाह करते हैं। अरे अखबार में छपा था भाई, अपने मन से नहीं गढ़ रहा हूं। कहा कि अखबार में छपा था ये लोग 4 विवाह करते हैं। तो जज साहब मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि एक ही बाल से कै विकेट लोगे? अर्थ समझिए। उन्होंने कहा अरे जो मुकदमा आया है सुनवाई उसकी होने दीजिए, अब चारों किसी में वो भी फैसला हो जाए, तो धैर्य से इंतजार करना, वो मुकदमा जब आएगा तो वहां भी फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा मजाकिया मूड कर दिया जज ने। जज ने यही कहा कि एक बॉल से कै विकेट लोगे? भाई एक विकेट ले रहे हो, एक विकेट ले लो, अब अगला जब होगा तो देखेंगे क्या होगा। तो कहने का मेरे सिर्फ ये मतलब है बेटा कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद, वो 1 बीघे का हो, 1 बीघे का हो, 100 बीघे का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। यदि उसमें पूरी जनता के हित का मामला जुड़ा होगा तो अपील होगी, और मामला जुड़ा है या नहीं है ये हमारे आपके कहने से नहीं होगा, ये हाई कोर्ट बताएगा। 134 ए लिख लें। किंतु अभी कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा लिखें। दीवानी वाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। दीवानी वाद का, आज इसको पूरा करेंगे बेटा, 5-10 मिनट आगे समय लगेगा। दीवानी वाद का की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी, किंतु ऐसे दीवानी वाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य होगी। अवश्य होगी जिसमें लोकहित का मामला स्पष्ट हो। जिसमें लोकहित का मामला स्पष्ट हो तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के अनुसार अनुच्छेद 134 ए के अनुसार ऐसा प्रमाण पत्र दे। अनुच्छेद 134 ए के अनुसार ऐसा प्रमाण पत्र दे। कैसा बेटा? कि लोकहित का मामला नहीं तो अपील होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है बेटा? आगे आज इसको निपटाया जाए बेटा, बहुत लंबा चल रहा है, फिनिश किया जाए, फिर आगे बढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। अगला है बेटा फौजदारी, हेडिंग बना लीजिए। फौजदारी वाद। अगला क्या है बेटा? फौजदारी। लिखें अनुच्छेद, हाँ 134। हाँ यहाँ क्रम से है, कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, फिर लिखिएगा। जो मूल संविधान हमारा बना था, मूल संविधान मतलब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लिख के तैयार हुआ था, उसमें 134 में क्या लिखा था वो हम पढ़ के सुना रहे हैं, और अभी वो क्या हो गया है वो हम पढ़ के सुना रहे हैं। उसमें ये लिखा था कि किसी भी फौजदारी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में निम्न स्थितियों में होगी। वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या स्थिति। पहला, कि किसी मामले में छोटे न्यायालय ने दोष मुक्त किया हो, दोष मुक्त मतलब बरी कर दिया हो, और उसकी अपील बड़े न्यायालय में हुई हो तो बड़ा न्यायालय मृत्युदंड दिया हो। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है ए और बी के बीच में, है ना, यानी 2 लोग हैं। जरा इसको समझिए बेटा। जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा चला मिस्टर ए वर्सेस बी।
जिसपे बी पे एलिगेशन लगा था कि इन्होंने हत्या किया है। बी पे एलिगेशन ये लगा है कि इन्होंने मर्डर किया। क्लियर है? कोर्ट ने यह फैसला किया कि बी निर्दोष है, छोड़ दिया। दलील सुना, एविडेंस सुना, गवाह सुना, तो फिर कोर्ट को यह लगता है कि नाना बी ने हत्या नहीं किया है, तो उसको क्या कर दिया? बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। समझ रहे हैं? और डेफिनेटली अब इसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, वही मुकदमा फिर पहुंचेगा ए वर्सेस बी। क्लियर है? हाँ, बी ये बताएंगे कि मिलार्ड, जिला न्यायालय ने हमको दोष मुक्त किया, ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं हत्या किया है। ये मुकदमा जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा बी को मृत्युदंड दिया जाए। अब समझ में आ रहा है? यानी उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को जिसको छोटे न्यायालय ने दोष मुक्त किया था उसको मृत्युदंड दे दे, माने कि हाँ इसने हत्या किया है। अब एक बात बताओ, दो न्यायाधीशों में से किसी न किसी से गलती तो हो रही है। अरे भाई, एक न्यायाधीश को लग रहा है नहीं नहीं निर्दोष है, एक न्यायाधीश को लग रहा है नहीं नहीं इसने हत्या किया है, इसको मृत्युदंड दिया जाए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से चूक तो हो रही है ना। माने मामला कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी और अंतिम फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ? इसे बढ़िया ढंग से नहीं बताया जा सकता। छोटा न्यायालय दोष मुक्त किया हो, अपील के बाद बड़े न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसे मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, पहली कंडीशन। क्योंकि यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। हाँ, दोनों न्यायालय मृत्युदंड दिया होता, जिला न्यायालय भी दिया होता, उच्च न्यायालय में अपील करते वो भी दिया होता, तो इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है। लेकिन एक न्यायालय ने दोष मुक्त किया, दूसरे ने उसी केस में उसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो डाउट है। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मुकदमा अपने यहां मंगा ले। यानी ऐसा है, बड़े न्यायालय के पास अधिकार होता है वो छोटे न्यायालय से केस अपने यहां मंगा ले। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मान लें कि कोई फौजदारी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, अभी कोई फैसला वैसला नहीं हुआ है, सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट ने कहा कि भेजो मुकदमा मेरे पास, मैं सुनवाई करूंगा, और हाई कोर्ट उस मुकदमे में एक व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ठीक नहीं लग रहा? ऐसे कहां केस मंगा लिया? यहां तो हजारों केस चल रहे हैं, हजारों केस में से एक केस को कहा मेरे यहां भेज दो, और उसमें एक पार्टी को उसने मृत्युदंड दे दिया, तो इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। क्लियर है? ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। लेकिन 1970 में एक संशोधन कर दिया गया, इसमें एक संशोधन किया गया और यह कह दिया गया कि ऐसे हर किसी मामले में जिसमें 10 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा मिली हो या मृत्युदंड मिला हो, वो चाहे भले ही छोटे न्यायालय से मिलता चला आ रहा हो, ऐसे मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है? साथ में उच्च न्यायालय को अनुमति दी गई है कि आप किसी भी फौजदारी मामले में अगर उचित समझें तो 134 में प्रमाण पत्र दे दीजिए। कोई डाउट? लिखें, निम्न स्थितियों में, क्या लिखा है, हेडिंग बनाया खाली? देखें, निम्न स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी। निम्न स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी। ठीक है बेटा? पहला, छोटे न्यायालय ने दोष मुक्त किया हो,
तथा बड़े न्यायालय ने उसी मामले में मृत्युदंड दिया हो। क्लियर है बेटा? मृत्युदंड दिया हो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, वरिष्ठ न्यायालय छोटे न्यायालय से केस अपने यहां मंगाकर मृत्युदंड की सजा दे। ठीक है बेटा? बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से केस अपने यहां मंगाकर कौन सी सजा दे बेटा? मृत्युदंड की सजा दे। क्लियर है? तो इसकी अपील तो होगी ही होगी, बोल नहीं रहे बेटा। लेकिन ऐसे प्रत्येक मामले की अपील हो सकती है जिसमें हाई कोर्ट 134A में ये आपको प्रमाण दे दे कि भैया जाइए, वो दोनों मामला ऊपर का रहे, वो तो जाना ही जाना है। इसके अलावा मुझे लगता है मृत्युदंड के हर मामले में मौका देता है, चाहे भले जिला न्यायालय से मृत्युदंड शुरू हुआ हो, उच्च न्यायालय ने फिर बहाल रखा हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसकी अनुमति एक बार दे देता है, तो वहां भी जाके क्लियर कर लो कि आपको सजा मिले कि ना मिले, क्योंकि बहुत बड़ा दंड है बेटा। और न्यायालय को कोई निजी दुश्मनी नहीं है किसी से। न्यायालय हमेशा चाहेगा कि आपके साथ अन्याय ना होने पाए, वो चाहे अपराधी हो चाहे ना हो। क्लियर है बेटा? तो चाहे कैपिटल पनिशमेंट है ना बेटा, एक ऐसा दंड है जिसको वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दंड अगर मिल गया तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा, इसलिए अफसोस ना हो। न्यायालय को यह ना लगे कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई। और एक बात समझ लें, आज तक न्यायालय से कभी गलती नहीं हुई। ये बड़ी फक्र की बात है कि आज तक हमारे न्यायालय से मृत्युदंड के किसी मामले में कोई गलती नहीं हुई है। जिसको मृत्युदंड मिला है वो सही मिला है। हाँ, न्यायालय चूंकि ये कहता है कि कई ऐसे लोग निकल गए जिनको मिलना था बच गए, लेकिन जिनको मिला है उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि न्यायालय एक बात कहता है, हमारे न्यायालय के एक आदर्श वाक्य है जिसपे वो काम करता है, वो कहता है 1000 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाएं, किसी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। यही हमारे न्यायालय का आदर्श वाक्य है, इसीलिए 1000 अपराधी सही में छूट जाते हैं। हाँ, इसीलिए छूट जाते हैं। आप देख रहे हो हत्या के ढेर सारे लोग हैं जिनको कोई सजा नहीं मिली, घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट कर लिया होगा, कहीं संदेह वंदेह पैदा कर लिया होगा। और न्यायालय को जब संदेह हो गया इन्हें नहीं फंसाने की कोशिश हो रही है तो तुरंत बरी कर देता है, तुरंत छोड़ देता है। जबकि हत्या हुई है, कोई मरा है। अरे भाई, ये तो सबसे बड़ा तर्क है कि अगर कोई मरा है तो भूत प्रेत नहीं ना मारा है, कोई मारा ही होगा ना। और न्यायालय जब दोष मुक्त कर देता है कि नहीं नहीं जिनके खिलाफ अभियोग लगा रहे हैं ये नहीं है, इनको जाने दीजिए, तो कोई पलट के न्यायालय से पूछे कि ठीक है सर इनको जाने दे रहे हैं, तो आप बताएंगे मारा कौन है? न्यायालय कहता हमसे कोई लेना देना नहीं कौन मारा है, जिसके ऊपर अभियोग आपने लगाया है ये नहीं मारा है, बात खत्म, घर जाओ। हम नहीं ठिका लिया है ढूंढे कौन मारा है। हाँ, आप जिसके खिलाफ अभियोग लगाए हो इसने नहीं मारा है, बस ये मैं जानता हूं, बात खत्म। थोड़ा सा है ना बेटा अफसोसजनक। न्यायालय अगर दोष मुक्त करता है तो न्यायालय को यह भी तो सोचना चाहिए कि आखिर मारा कौन, हत्या हुई है ना। अभियुक्त दोष मुक्त अगर कर रहे हो तो आखिर अभियुक्त अपने से तो नहीं मर गया, गोली कहीं आकाश से चली आके लग गई, किसी ने फायर किया होगा ना। तो ये न्यायालय कहता है इससे हमसे लेना देना नहीं है, हमको बस इससे लेना देना है कि जिसको आपने टारगेट किया है ये व्यक्ति अपराधी है कि नहीं, हम ये बताएंगे बस। क्लियर है बेटा? आगे लिख लो। ऐसे किसी वाद में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय 134A में प्रमाण दे। क्लियर है बेटा? माने ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की मर्जी पे भी छोड़ दिया गया कि हाईकोर्ट जिस मामले में अपील कराना चाहे
वो करा सकता है, ये मामला कुछ भी हो, फौजदारी कोई भी मामला हो। लेकिन ये है कि हाई कोर्ट फौजदारी के किसी मामले में अपील की अनुमति नहीं देता। उसको ये लग जाए कि नहीं नहीं भाई, इसको न्याय की आवश्यकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो वो अनुमति दे देता। क्लियर है? और अभी ये परंपरा है कि मृत्युदंड के हर केस में अनुमति दे देता, हर केस में, वो चाहे शुरू से दंड मिला हो चाहे जैसा हो, वो अनुमति देता है कि जाइए और क्लियर कर लीजिए। एक नोट बनाइए बेटा, नीचे एक नोट लिखिए। छूट गया बेटा कुछ? क्या बोलो, कहाँ छूटा? हाँ, हाँ, किसी वाद में जिसमें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए में, हो सकता है हम ही सर्वोच्च न्यायालय बोल दिए हो, मनुष्य मैं भी हूं। हाँ, ऐसे किसी वाद में जिसमें उच्च न्यायालय 134 ए में प्रमाण दे दे। क्लियर है बेटा? कभी कभी सोचता कुछ और हो, सब कुछ और निकल जाता है ना। चले, नोट बनाइए बेटा, नोट बना के लिखिए। सन 1970 में फौजदारी अपीली अधिकारिता को व्यापक किया गया। मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया गया। अपीली अधिकारिता को क्या किया गया बेटा? व्यापक किया गया। तो कैसे व्यापक किया गया? देखिए, ऐसे किसी फौजदारी वाद में, ऐसे किसी फौजदारी वाद में जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्लियर है बेटा? तो इसलिए कहा गया कि भाई ठीक है, काहे 15 साल जेल में रखोगे किसी को भाई, जरा वो भी कंफर्म हो ले सुप्रीम कोर्ट से कि रहने लायक है कि नहीं है, तो थोड़ा सा किया गया। लेकिन ये है बेटा कि अनावश्यक बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे डालना ठीक नहीं। ठीक है? अच्छा, सब जो पढ़ा 132, 133, 134 जो पढ़ा, इसमें आपको एक बात नहीं खटक रही है? मुझे तो खटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब हाई कोर्ट आपको जाने की अनुमति दे। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट ने तो बंधक बना लिया? अरे, हाई कोर्ट जाने ही नहीं देगा आपको सुप्रीम कोर्ट, तो आप जाओगे कैसे? तो आप तो ये देख लो कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत पे तो नियंत्रण बना के बैठ गया हाई कोर्ट, कह देगा नहीं जाना है, जाना ही नहीं, जो उन्हें फैसला कर दिया अंतिम है, जाओ घर। आपको नहीं लग रहा? अरे ऐसे समझो जैसे इस जिले के सर्वशक्तिमान है एसएसपी महोदय, पुलिस विभाग के, आपको एसएसपी साहब से मिलना है। मान लीजिए कोई कंप्लेन है, आपको कोई शिकायत है, आप एसएसपी साहब से मिलना चाहते हैं, तो भाई आप अगर मिल सकें, अपना दुख दर्द बयां कर सकें, तब तो कोई मतलब है। एसएसपी साहब के कार्यालय के बाहर एक तो होमगार्ड बैठा है ना? एप्लीकेशन लेके गए कि हमको साहब से मिलना है, एसपी साहब से अरे बिना होमगार्ड से सिपाही से पूछे घुस जाओगे अंदर? साहब तो बैठे ही इंतजार कर ही रहे हैं, कोई आए और हम सुने उसका दुख दर्द। बाहर 2 होमगार्ड बैठे। अब आप जाके किससे पहले मिलोगे? होमगार्ड से। पूछेगा कैसे, तो आप कहेंगे एसपी साहब से मिला, कब भागा यहां से। अरे बहुत जरूरी, कहा कुछ जरूरी नहीं, नहीं जा सकते, साहब बिजी हैं, किसी से नहीं मिलेंगे, कुछ कर लोगे आप? अरे हम जो पूछ रहे बताओ ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं जाने देगा आपको, नहीं जाना है। साहब कहें कोई अंदर ना आए, भले ना कहे हो।
क्या कर लोगे आप? तो आपको नहीं लगता कि एसपी साहब के अधिकारों पर वो होमगार्ड नियंत्रण स्थापित कर रहा है? अरे उनके अधिकारों पर नियंत्रण कौन कर रहा है? हमको मिलना ही नहीं देगा। उसको पता है कि अगर आदमी मिल लिया तो इसकी बात सुन लेंगे साहब, तो मिलना ही नहीं दूंगा, जाओ। ये तो खराब बात है ना बेटा। होमगार्ड से पूछ पूछ के एसपी साहब से कोई मिले? एसपी साहब के अधिकारों को तो होमगार्ड नियंत्रण बना लिया कि नहीं? क्या वही हालत इधर नहीं है? हमसे पूछ के जाओगे सुप्रीम कोर्ट, किससे? हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट ने तो, अब जैसे हाई कोर्ट को लगता है कि अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट में तो इसको न्याय मिल जाएगा, तो नहीं जाना। आपको नहीं लग रहा कि न्याय, सुप्रीम कोर्ट को तो बेदम कर दिया भाई हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को नियंत्रित कर, आपको नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा। तो देखो, एसपी साहब के पास ये अधिकार होना चाहिए। ऑफिस में बैठे हैं, ग्लास के विंडो है, होमगार्ड बाहर बैठा है, एसपी साहब देख रहे हैं। एक महिला मिलने आई, होमगार्ड ने भगा दिया, नहीं मिलना है, जाइए साहब नहीं मिलेंगे किसी से। और एसपी साहब शीशे से देख रहे हैं, तुरंत घंटी बजाए, होमगार्ड्स का भेजो महिला को अंदर। तब ना साहब की ताकत है कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से जिससे चाहे उसे मिले और जिससे चाहे ना मिले। होमगार्ड मिलवाएगा नहीं मिलवाएगा तब तो मामला गड़बड़ है। तो ऐसा ही एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, और वो अधिकार नहीं होता बेटा तो सुप्रीम कोर्ट को तो बंधक बना लिया हाई कोर्ट ने। हम जिसको कहेंगे वो जाएगा, हम जिसको नहीं कहेंगे नहीं जाएगा, फिर तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ही खत्म हो गया, कहां ताकत है? इसलिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 136, और जिसमें लिखा गया है विशेष अपीली अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के किसी न्यायालय, किसी न्यायाधिकरण में जो मुकदमा चल रहा है उसकी अपील की अनुमति खुद ही दे सकता है, किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। सीधे आओ मेरे यहां। अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट है, कोई चैनल वैनल की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे पास आइए। अब लगता है सुप्रीम कोर्ट सर्वशक्तिमान है, नहीं तो हाई कोर्ट तो बंधक बना के बैठा है भाई। लिखें अगला, विशेष अपीली अधिकारिता। 5-10 मिनट का समय और दीजिए बेटा। विशेष अपीली अधिकारिता, पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है कि भारत के किसी भी न्यायालय, कहीं भी कोई भी मुकदमा चल रहा हो, फैसला हुआ हो फैसला ना हुआ हो, सीधे कह सकता है बेटा आओ मेरे पास और मैं फैसला करूंगा। अब ना दिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय ताकतवर है, हाईकोर्ट से पूछ पूछ के हाईकोर्ट जाने ही नहीं देगा तो बेमतलब हो गया ना बेटा। अब सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली हुआ। क्लियर है बेटा? लिखें, विशेष अपीली अधिकारिता। हेडिंग बनाया बेटा, अनुच्छेद 136, 136। हाँ, देखिए, भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी मतलब, हाँ तो बढ़िया बता, किसी भी मतलब किसी भी। हाँ वेरी गुड, हाँ वही अर्थ भी है इसका, किसी भी मतलब किसी भी, है ना? हाँ 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 हाँ, अरे तहसील न्यायालय, कोई भी जो न्यायालय है उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है। लेकिन किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है। ये सब होना चाहिए बेटा, नहीं होगा ना तो सुनो, अब फिर न्यायालय वाले का मतलब नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। देखो टॉपिक बड़ा है बेटा, है ना? जल्दबाजी करेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ होगा नहीं आपका। फिनिश तो हम कर ही देते अभी चाहते तो अभी, लेकिन इसको जरा समझिए। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसकी आंखों के सामने हाईकोर्ट में न्याय हो रहा है।
हाई कोर्ट 134 ए में अपील की अनुमति नहीं दे रहा है, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? जब लिखा है कि 134 ए में अगर प्रमाण आएगा तभी ये फैसला करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, हाथ मल के रह जाएगा वो? हाथ नहीं मलेगा। 136 कहेगा भेजो मेरे यहां सीधे, नालायक कहेंगे, होमगार्ड काहे रोकोगे? तो ये होना चाहिए ना बेटा, ये अनुमति। सुनो एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, अगर ये सब देश में ना होना बेटा तो बहुत तकलीफ है। एक नाम हम बोलेंगे, मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा, वो हमेशा मुझे याद आ जाता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक बच्ची थी जिसका नाम था जेसिका लाल, नाम सुना है किसी ने? दिल्ली में इसकी हत्या हो गई, इस बच्ची की। नहीं, आपको नहीं जानकारी होगी, बहुचर्चित केस रहा है इस देश का, पूरे देश में चर्चा थी। उस समय आप होशो हवास में नहीं रहे होंगे, कॉन्शियस नहीं रहे होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया, काफी पहले का मामला है ये, 10-1 साल पहले का मामला और पहले का मामला है। तो सुन लो जरा क्या प्रकरण है, और इसी के बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। जो बचा पूछा है बेटा आगे बात करेंगे। हुआ ये कि एक बच्ची थी दिल्ली में जिसका नाम था जेसिका लाल। तो वो मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग समझते हैं क्या? सेल्फी वेल्फी लेती थी, फोटो तो खींचती थी अपनी। हाँ, मॉडलिंग का मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो, टूथपेस्ट है, पाउडर है, क्रीम है, साबुन है, शैम्पू है, तो आप देखते हैं इसका प्रचार कोई बच्ची कर रही हो। तो ऐसी बच्चियां हैं जो यही सब करती हैं, प्रोडक्ट को प्रचार करती हैं, पैसा लेती हैं भाई ठीक ठाक, तो उनको मॉडलिंग कहते हैं। वो मॉडल करती हैं, साबुन है, शैम्पू है, मैगजीन है, फलाना है, धमाका है, रोज तो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। देखो बच्ची चाहिए ना, उसका प्रचार करे, बच्ची बच्चा कोई भी हो, तो वो मॉडलिंग करते हैं सब। तो जेसिका लाल एक मॉडल थी, मॉडलिंग करती थी। चूंकि मॉडलिंग वॉडलिंग का कैरियर बड़ा स्ट्रांग कैरियर नहीं है, स्ट्रांग इन सेंस कि हमेशा आपको काम मिले, कोई जरूरी थोड़ी है। अब जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जैसे लक्स साबुन है, लक्स साबुन का प्रचार अब किसी हल्के फुल्के आदमी से नहीं कराएंगे, सेलिब्रिटी से कराएंगे। एक आम बच्ची से प्रचार कराएंगे तो लोग प्रभावित नहीं होंगे ना। अब हम नाम नहीं लेंगे किसी का, उनमें से किसी से प्रचार कराएंगे तो नहा वहा के दिखाएंगे एकदम फ्रेश, है ना, तब आप खरीदोगे। लेकिन छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं जो लोग माने विज्ञापन वाली कंपनियां इतने हाई पेबल लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब शाहरुख खान को हर कंपनी बुला ले प्रचार करने के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि लोग बड़ा हैंडसम पैसा लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं। तो कोई छोटा मोटा मॉडल उनको चाहिए जो 1-1.5 लाख में निपट जाए, है ना। तो ये होता है, सब करते रहते हैं। तो अब इसमें हमेशा काम मिलना जरूरी नहीं होता बेटा, काम मिले ना, वह तमाम बच्चियां हैं सब काम कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं। तो ये पार्ट टाइम काम करती थी, मॉडलिंग तो करती ही थी, साथ में पार्ट टाइम इसका एक वर्क था। वो जरा सुन लो। दिल्ली में जो हाई प्रोफाइल पार्टीज होती हैं, हाई प्रोफाइल पार्टी मतलब हाँ बड़े बड़े लोगों की पार्टी, जो सोसाइटी के बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाँ, तो उनकी पार्टी होती है, तो उसको हाई प्रोफाइल पार्टी कहते हैं। तो हाई प्रोफाइल पार्टी में ये वेट्रेस के रूप में काम करती है। जैसे आप देखो हम लोग के शादी विवाह होता है तो इसमें बच्चे बच्चियां होते हैं, सब बेचारे वो ठीक ही गरीब परिवार के ही होते होंगे, तभी तो ये सब काम करते होंगे, नहीं कौन करेगा ये सब काम, कि वो खाना खिलाते हैं, चीजें सर्व करते हैं। देखते हो तो आजकल तो फैशन हो गया, हर ही जगह दिख जाते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल पार्टी में अब ये लोग नहीं जाएंगे, उसमें हाई प्रोफाइल लोग होंगे। अब 5 स्टार होटल में आप छोटू थोड़ी पानी पिलाएंगे। 5 स्टार होटल में जो आपको पानी पिलाएगा वो होटल मैनेजमेंट किया हुआ एक बच्चा होगा, जिसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है और पानी पीने वाले से ज्यादा तनख्वाह है उसकी, है ना। हाँ भाई, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए वेटर सैलरी पाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, और कोई बदतमीजी से बात नहीं करता, कोई भी कस्टमर बदतमीजी से बात नहीं करता। एक गिलास वेटर पानी भी देता है तो भी लोग उसको थैंक यू जरूर बोलते हैं, थैंक्स, वेटर को थैंक्स कहते हैं। वो एटिकेट है। तो वहाँ कोई बेइज्जती का मामला नहीं है, बच्चे मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं और बड़े बड़े 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल में वेटर वेट्रेस का काम करते हैं, तो वो खराब चीज नहीं है, प्रोफेशन है, लोग करते हैं। तो वो ऐसा काम करती थी।
पार्ट टाइम में, उसको हैंडसम पैसा मिल जाता था। तो दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में वो वेट्रेस के रूप में वो लगाए, कि कई लोग थे, ये भी थी। तो पार्टी में अल्कोहल सर्व हो रहा था, शराब परोसी जा रही थी। दिल्ली का नियम था कि रात में 10 बजे के बाद कहीं किसी आरटी पार्टी में कोई अल्कोहल सर्व नहीं किया जाएगा। तो स्ट्रिक्टली ये नियम था, 10 बजे के पहले पार्टी में अल्कोहल सर्व हो रहा था। तो उसमें अब हम नाम नहीं लेंगे किसी का, बेटा ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इन एयर हूं ठीक है, मैं लाइव हूं, सारे लोग देख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, उसमें हुआ क्या कि एक बहुत बड़े बाहुबली, देश के बहुत बड़े बाहुबली थे, उनके सुपुत्र भी उसमें थे, वो भी उस पार्टी में थे। जजेस थे, दिल्ली पुलिस के डीजीपी थे, ऐसे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का हाई प्रोफाइल पार्टी थी, वो भी उसी में थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्कोहल और चाहिए, बच्ची ने दिया। फिर बाद में कुछ देर के बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि मुझे और अल्कोहल चाहिए, तो बच्ची ने कहा कि नो सर, टाइम इज ओवर, 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया। उन्होंने कहा अरे मैं कह रहा हूं ना, तो समय में क्या होता है, यहीं डीजीपी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, औकात किसकी है कुछ बोलने की, लाओ। कहा नो सर। इतनी सी बात, उसको इतनी गुस्सा लग गई तो उसने पिस्टल निकाला, वहीं गोली मार दिया, बच्ची वहीं मर गई। अब एक बात बताओ, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहीं थे, जजेस वहीं थे, दिल्ली के हाई प्रोफाइल लोग वहां बैठे हुए थे, सब उठे और भाग खड़े हुए, सब भाग गए। कोई ये कहने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं मौके पे था। सोच लो, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और पुलिस ने फिर अपना काम निपटाया, लीपा पोती वाला काम पुलिस ने वो किया, और ऐसा केस बनाया, ऐसा एविडेंस इकट्ठा किया कि कोर्ट ने बरी कर दिया। तब जबकि सरेआम हत्या हो गई, सारे लोग वहां मौजूद थे, फिर भी कोई गवाह नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। और एविडेंस ऐसा मिला कि खाली कारतूस किसी और बंदूक का, और अलग बंदूक की बोर बरामद कर रहे हैं, जो कोई देख के बता देगा कि इस बंदूक से बुलेट फायर ही नहीं हो सकती। 12 बोर की बंदूक से 303 की बुलेट फायर होती है। अगर ऐसा एविडेंस दिखाओगे तो कोर्ट पहले ही दृश्य में बता देगा कि फर्जी मामला है, इस बंदूक से बुलेट फायर ही नहीं हो सकती। हर बंदूक से अलग अलग प्रकार की बुलेट फायर होती है ना। यही किया पुलिस ने, जानबूझ के सब किया ताकि छूट गया। अब जाहिर सी बात है कि वो जो जयसिका लाल के माता पिता थे या परिवार के लोग थे, वो कोई बहुत संभ्रांत और बड़े पहुंच वाले लोग तो थे नहीं, और ऐसे पहुंच वाले लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। कुछ करने की कोशिश करें तो अपने भी गायब हो जाए। हाँ भाई, तो यहाँ तो गवाह ही गायब हो जाते, फिर उनके गवाह ढूंढने पड़ते हैं। अरे यही ना हुआ इलाहाबाद में, ये गवाही थे, गवाह को ही गायब कर दिया गया, फिर अलग अलग गवाह, फिर वो यही होता। कौन गवाही करेगा भाई, जान देनी है किसी को, यही सब करके केस खत्म करा लेते। तो उन लोगों ने क्या किया, जयसिका लाल की छोटी बहन थी, उसके माता पिता थे, वो सब क्या किए कि अब गुस्सा तो था ही, आक्रोश तो था ही, बेटी कमाने धमाने वाली थी, जिसे घर परिवार चलता था, मर गई, कुछ कर तो सकते नहीं थे, शासन और सिस्टम से लड़ नहीं सकते थे, कौन लड़ेगा भाई। तो उन लोगों ने एक तरीका अपनाया। वो क्या करते थे, तीनों प्राणी, मनोज बच्ची के माता पिता और उसकी छोटी बहन, शाम के वक्त मोमबत्ती जला के तीनों चुपचाप बिना कुछ बोले इंडिया गेट जाते थे, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए इंडिया गेट जाते थे, वहीं लगाते। ये उनका एक विरोध था, एक मौन जुलूस कह लो। वो अपने घर से निकलते थे 3 मोमबत्ती लेके, उस बच्ची की याद में ले जाके मोमबत्ती वहां जलाते थे। शुक्र मनाइए इस देश की मीडिया का, क्योंकि मामला तो मीडिया को पता ही था, हो हल्ला खूब मचा था, शोर शराबा बहुत मचा इस देश में, अखबार से लेके टीवी तक। और जैसे मीडिया वालों ने देखा कि तो जयसिका लाल की बहन और उनके माता पिता हैं, कैमरा भी पीछे पीछे, पहले 1-2 कैमरा, फिर धीरे धीरे हर मीडिया का कैमरा, 3 लोग, फिर पूरे मोहल्ले के लोग 30 लोग, और फिर 300 लोग।
अब रोज का ड्रामा, ये 300-400 लोग आगे आगे, कुछ नहीं, ना कोई जिंदाबाद, ना कोई मुर्दाबाद, ना कहीं कुछ, हाथ में मोमबत्ती लिए 300 लोग जाते थे, पीछे पीछे मीडिया वाले, ये देखिए कमेंट्री चालू कर रखते हैं ना सब। ये देखिए जिसका लाल के माता पिता और ये विरोध और ये वो फलाना धमाका, यही हुआ। और किसी जज की नजर पड़ गई, इस समाचार टीवी में आएगा, अखबार में छपेगा, तो जज भी, और किसी जज की नजर पड़ गई, स्वयं संज्ञान ले लिया, कहा केस भेजो मेरे यहाँ, और आजीवन कारावास की सजा दे दिया। और दिल्ली पुलिस को लेके सबको वो लताड़ लगाया कि तुम लोगों से जैसा नालायक धरती पे कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है। सरेआम बच्ची की हत्या हो गई और कोई एविडेंस नहीं मिला तुमको मौके पर, कोर्ट ने सब कुछ जुटाया, सब कुछ मैनेज किया, और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास बेटा ये अधिकार नहीं होता तो कम से कम जेसिका लाल को तो न्याय नहीं ही मिलता। जेल में है साहबजादे, सब मैटर ठीक हो गई। अब हाई कोर्ट से 134 में प्रमाण लो, तो फिर तो बवाल है ना बेटा, ये सब अधिकार है। क्लियर हुआ बेटा? आगे एक और है बेटा, पूरा कर लेते हैं आज। 143 आर्टिकल 143 पढ़े हैं आप, इसमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। अनुच्छेद क्या बेटा? 143। ये तो कई बार हम लोग पढ़े हैं बेटा। इसमें क्या है? परामर्श, कई बार पढ़ चुके हैं। लिखें, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं बेटा, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बाकी मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत तो हुई बेटा, लेकिन अच्छे भले ढंग से हम लोगों ने निपटा दिया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे भाग 6 की ओर, यानी भाग 5 अब फिनिश हो गया। यानी भाग 5 की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। और आगे अब हम लोग बात करेंगे किस पे बेटा? भाग 6 पे। लेकिन आपको पता है कि अगला नेक्स्ट 3 डेज जो होगा, इसमें हफ्ते में 3 दिन हम लोगों का भूगोल भी चल रहा है ना बेटा? अरे तो सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को संविधान के साथ साथ भूगोल भी चलेगा। तो कल आपके दोनों लेक्चर होंगे, संविधान भी होगा और भूगोल भी होगा। ठीक बेटा, थैंक यू।